दोस्तों, तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जे सुपर एग्ज़ाम पेपर पर। तो दोस्तों, आज हम इंडियन इकॉनमी का जो सीरीज़ चल रही है उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गए हैं। यूनिट फर्स्ट हम इसमें अभी कवर कर रहे हैं, उसका बेसिक इंडियन इकॉनमी सिंस इंडिपेंडेंस। लेक्चर 2 आज रहने वाला है। आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि आर्थिक व्यवस्था क्या है। आज हम इसके बेसिक को एंड बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक हम इस सीरीज़ में आपको इकोनॉमिक्स इंडियन इकॉनमी पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, बिना समय गंवाए हम वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से। क्वेश्चन क्या रहने वाला है, कल्पना करें एक गांव है, वहाँ पर 100 परिवार रह रहे हैं। यानी कि कोई गांव है जिसमें 100 परिवार रहते हैं। वहाँ खेती, दुकान है, एक फैक्ट्री है, और उस गांव के अंदर खेत है, दुकानें बनी हुई हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, मेडिकल स्टोर वगैरह काफ़ी चीज़ें, अस्पताल खुला हुआ है। तो ये सब चीज़ें उस गांव के अंदर है जो कि नॉर्मली रहती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि फैक्ट्री का मालिक कौन होगा। फैक्ट्री है वो ठीक है, लेकिन फैक्ट्री का मालिक आखिर होगा कौन, और स्कूल और अस्पताल कौन चलाएगा। गांव में स्कूल हैं, अस्पताल खुले हुए हैं, अब उन्हें चलाएगा कौन। सवाल ये भी उठता है, किसानों की मदद कौन करेगा। यदि उन्हें खेती कर रहे हैं, उन्हें लॉस हो जाता है, कुछ दिक्कत आ जाती है, तो उन्हें मदद कौन करेगा। और एक और क्वेश्चन रहता है कि कीमतें, वस्तु, गुड्स एंड सर्विस की कौन तय करेगा। तो इन सभी सवालों का उत्तर जो है इकोनॉमिक सिस्टम है। तो यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम में हम वो सब पढ़ते हैं, जैसे कि कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का मालिक कौन होगा, स्कूल और अस्पताल कौन चलाएगा, किसानों की मदद कौन करेगा, कीमतें यानी कि प्राइस कौन तय करेगा। तो ये सब जो है इकोनॉमिक सिस्टम है, एक आर्थिक व्यवस्था है। तो आइए इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, डेफिनेशन परिभाषा की यदि हम बात करते हैं तो बिल्कुल इजी वे में हम इसको समझने वाले, पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक की भाषा में यदि हम इसे देखते हैं तो किसी देश में वह व्यवस्था जो यह तय करती है कि क्या उत्पादन होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन होगा और किसके लिए उत्पादन होगा, इसे ही देश की आर्थिक व्यवस्था इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। यानी कि कोई भी देश की अर्थव्यवस्था है तो उसको इन 3 सवालों का पहले ये 3 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और इनका समाधान करना पड़ता है। वो इस प्रकार से होता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था है तो वो चलेगी तो पहले, सबसे पहले वो उसको ये तय करना होगा कि उत्पादन हम क्या करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन हमें करना चाहिए। जैसे कि हमें कौन सी वस्तु बनानी चाहिए, वो तय पहले इन लोगों को करना पड़ता है। इन लोगों इन द सेंस हमारी अर्थव्यवस्था को, यदि वो ये तय कर लेते हैं हमें क्या उत्पादन करना होगा, उसके बाद समस्या आती है कि कैसे उत्पादन करें, मशीनों से करें या लोगों से उत्पादन करें। ठीक है, ये लोग आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य रहने वाला है इंडियन इकोनॉमी को समझने का। वो तो मैं, यदि आप लोग काफ़ी टाइम हो गया वो पढ़ा हुआ तो भूल ना जाओ, इसीलिए इन कॉन्सेप्ट को मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूँ। तीसरा हमारा सवाल रहने वाला है किसके लिए होगा, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन होगा। तो इसे ही हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। तो 4 इसमें प्रश्न रहते हैं, मूल्यतः ये 3 ही रहते हैं जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, चावल, गेहूँ या फिर कार या ट्रैक्टर इत्यादि। फिर कैसे उत्पादन करें, जैसे मशीन से या मजदूरों से। फॉर होम टू, किसके लिए करें। एफिशिएंसी यानी संसाधनों का सर्वोच्चतम उपयोग कैसे करें। तो ये 4 क्वेश्चन रहते हैं। वैसे मेन जो है 3 बेसिक प्रॉब्लम ही रहती हैं, ये भी रहती है, लेकिन मुख्यतः 3 ही रहती हैं।
हम बात करें कैपिटलिज्म, आपने सुना होगा पूंजीवाद। पूंजीवाद से क्या तात्पर्य है? तो पूंजीवाद यानी कि कैपिटल का अर्थ होता है पैसा, है ना। पूंजी यानी कि कैपिटल बराबर में पैसा। बिल्कुल इजी वे में आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आपकी भाषा में हम पढ़ेंगे, कोई थियोरेटिकल ज़्यादा वैसी टर्म यूज नहीं करेंगे जो आपको समझ में आए। तो पूंजी कैपिटल बराबर पैसा। जिन व्यवस्था में निजी व्यक्ति या कंपनी उत्पादन के साधन नौ की मालिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या है? कोई व्यवस्था है या जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी उत्पादन के साधनों का मालिक होता है, उसे कहते हैं पूंजीवाद। जैसे कि आप हो, कोई फैक्ट्री आपकी निजी कंपनी है, उसके आप उन सभी साधनों के फैक्ट्री में क्या प्रोड्यूस होगा, सब चीज़ का मालिक आप हो। कितना वेतन होगा, लेबर को कितना वेतन दिया जाएगा, सब चीज़ कितना उत्पादन करे, आप खुद मालिक होगा ना। तो इसमें क्या है, इसकी मुख्य विशेषता क्या रहती है? सरकार का हस्तक्षेप जो है न्यूनतम रहता है, मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ठीक है। सरकार इसमें जो है न्यूनतम हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि फैक्ट्री आपकी है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर है, तो इसमें सरकार तय नहीं करेगी। दूसरा हमारा रहता है, इसका मुख्य उद्देश्य जो रहता है लाभ कमाना, यानी पूंजीवाद कैपिटलिज्म का मेन उद्देश्य रहता है प्रॉफिट कमाना, कि अधिक से अधिक हम ऐसा क्या करें कि अधिक से अधिक हमारा प्रॉफिट हो सके। उनका मेन उद्देश्य यही रहता है। और कीमतें बाजार तय करता है, बाजार कीमतें तय करता है, ठीक है। कैपिटलिज्म का यदि हम उदाहरण लें तो अमेरिका जो है कैपिटलिज्म का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है, उससे पहले अगर हम पूंजीवाद के फ़ायदे और नुकसान जान लें। पूंजीवाद के यदि हम फ़ायदे की बात करें, नवाचार और प्रतिस्पर्धा रहती है। कैपिटलिज्म में क्या रहता है? नवाचार, इनोवेशन और प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन रहता है। और कैपिटलिज्म बेहतर गुणवत्ता, क्वालिटी गुड्स, यानी कि वह जो है अच्छी से अच्छी सर्विस, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कराना चाहता है, क्योंकि कैपिटलिज्म में जो है व्यक्ति एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि व्यवहार बनाना चाहता है अच्छा लोगों से, और यदि वो अच्छा प्रोवाइड कराएगा तभी तो उसको कीमतें मिलेगी। और चूँकि उसका मेन उद्देश्य ही है अधिक से अधिक लाभ कमाना, इसलिए बेहतर गुणवत्ता, रोजगार के नए अवसर, तो ये सब इसके फ़ायदे हैं पूंजीवाद के। अब नुकसान की यदि हम बात करते हैं तो आय की असमानता बढ़ती है, यानी कि किसी की आय तो अधिक होगी, किसी की आय काफ़ी कम होगी, तो आय की असमानता बढ़ती है। शिक्षा और स्वास्थ्य महंगे हो सकते हैं और गरीबी वर्ग पीछे रह सकता है। तो पूंजीवाद का सबसे बड़ा नुकसान यदि मैं देखता हूँ तो इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य महंगे हो जाते हैं और गरीब वर्ग पीछे रह जाता है। यदि गरीब वर्ग पीछे रह रहा है तो कहीं ना कहीं हम समानता की ओर से भटक रहे हैं। खैर वो पॉलिटी का टॉपिक है, उसको कभी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। सेकंड यदि हम बात करें सोशलिज्म, समाजवाद, जिस व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार यानी कि पब्लिक सेक्टर का पूर्ण नियंत्रण हो, उसे समाजवाद कहते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में, यानी कि यहाँ उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण है? तो सरकार का, पब्लिक सेक्टर का इस पर नियंत्रण है, पूरा नियंत्रण उन्हीं का रहता है। जैसे सरकार की फैक्ट्रियाँ हो गई, बैंक हो गए, रेलवे चलाती है। क्या रेलवे वैसे तो अभी बैंक वगैरह, जहाँ हम प्राइवेट सेक्टर वाली बात नहीं कर रहे, प्राइवेट रेलवे की बात नहीं कर रहे, ना कि प्राइवेट बैंकों की हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट बैंक, रेलवे और फैक्ट्रियों की। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है समाज का कल्याण, सोशल वेलफेयर। लाभ की बजाय इसका उद्देश्य क्या है? सेवा पर ध्यान देना।
कैपिटलिज्म में प्रॉफिट पर ध्यान रहता है, ठीक है। इसमें ध्यान रहता है सोशल वेलफेयर पर। ऐतिहासिक यदि हम उदाहरण की इसमें बात करें, सोवियत संघ USSR इसका उदाहरण है सोशलिज्म का। अब इसके भी हम फ़ायदे और नुकसान की बात करते हैं। फ़ायदे क्या है? असमानता कम करने का प्रयास है ये। गरीबों को बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं, हेल्थ एजुकेशन जैसी। आवश्यक वस्तुओं पर सरकारी नियंत्रण होता है, ठीक है। तो इसके फ़ायदे हैं। अब नुकसान की यदि हम वहीं बात करें, प्रतिस्पर्धा में कमी रहती है इसमें, चूँकि पूरा जो नियंत्रण गवर्नमेंट का ही रहता है, तो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की कमी है। नवाचार इनोवेशन धीमा हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को तो पता ही है गवर्नमेंट जो है कितना धीरे धीरे काम करती है, काफ़ी स्लो प्रोसेस रहती है, तो नवाचार धीमा हो सकता है। कभी कभी कम कार्य कुशलता यानी कि कम एफिशिएंसी भी कभी कभी हो सकती है। तो ये इसके समाजवाद के फ़ायदे और नुकसान थे जिन पर हमने चर्चा की। अब बात करेंगे हम मिक्स्ड इकॉनमी। उससे पहले खैर इसमें लगाई है। तो मिक्स्ड इकॉनमी क्या होता है? जिसमें पब्लिक सेक्टर भी हो और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करे, उसे कहते हैं मिक्स्ड इकॉनमी। तो हमारी इकॉनमी कैसी है आप लोगों को पता ही होगा। भारत जो है, भारत ने मिक्स्ड इकॉनमी को अपनाया, यानी कि कैपिटलिज्म भी हमारे यहाँ और सोशलिज्म दोनों का जो है मिश्रण है, इसीलिए हम इसे कहते हैं मिक्स्ड इकॉनमी। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने आखिरकार इसे ही क्यों चुना? 1947, ठीक है। आज़ादी के समय अत्यधिक गरीबी थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो काफ़ी गरीबी थी। निजी क्षेत्र अकेले देश को नहीं चला सकते। हमारे अर्थशास्त्रियों का मानना था कि ओनली निजी क्षेत्र जो है अकेले देश को नहीं चला सकते हैं, बल्कि हम दोनों को मिलकर यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलकर काम करना होगा। महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सरकार ने संभाला। तो मिक्स्ड इकॉनमी इसमें महत्वपूर्ण जो अपने थे क्षेत्र, तो उन्हें सरकार ने संभाला। उदाहरण जैसे कि भारतीय रेलवे, टाटा रिलायंस बराबर में मिक्स्ड इकॉनमी। भारतीय रेलवे, ठीक है, और रिलायंस, ये हमारा यहाँ तक होता है। अब हम इन तीनों जो थे हमारे सरकार एक तरह से कह सकते हैं, उनका कंपैरिजन करते हैं। आर्थिक व्यवस्थाओं की यदि तुलना करें एक कोई रिवीजन के तौर पर, तो इसमें सब्जेक्ट यानी कि विषय क्या रहते हैं? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकॉनमी। मालिक ओनरशिप किसके पास होती है? कैपिटलिज्म में प्राइवेट सेक्टर पर, सोशलिज्म में गवर्नमेंट, मिक्स्ड इकॉनमी में दोनों के पास बराबर या फिर दोनों के पास रहती है। आप इतना समझ लीजिए फिलहाल। इसका उद्देश्य यदि हम बात करें तो कैपिटलिज्म का उद्देश्य रहता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। सोशलिज्म का उद्देश्य रहता है सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण, यानी कि ये प्रॉफिट भी कमाएगा, लेकिन इसका मेन उद्देश्य जो है मिक्स्ड इकॉनमी में प्रॉफिट प्लस वेलफेयर, यानी कि कमाई भी ये लोग करेंगे, लेकिन इनका मेन उद्देश्य ये नहीं रहेगा कि ओनली कमाई करना है, जैसे कि कैपिटलिज्म का रहता है। तो प्रॉफिट प्लस वेलफेयर दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। सरकार की यदि हम बात करें गवर्नमेंट रोल की, कैपिटलिज्म में काफ़ी कम, सोशलिज्म में बहुत अधिक, मिक्स्ड इकॉनमी में संतुलन, बैलेंस्ड है, ठीक है। कंपटीशन की बात कर जाए यदि हम, कैपिटलिज्म में कंपटीशन हाई है, सोशलिज्म में लो और मिक्स्ड इकॉनमी में मीडियम। अब हम बात करें ज़रा थोड़ा करंट अफेयर्स की, मॉडर्न इंडिया 2026 की, आ सक्सेस स्टोरी, ठीक है। तो करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप इंडिया, निजी क्षेत्र का नवाचार और निवेश,
बढ़ रहा है। इंडिया जो है डिजिटल इंडिया की ओर जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान नेटवर्क जो है इंडिया है, यानी कि इंडिया दुनिया का ऐसा बड़ा डिजिटल भुगतान बन चुका है। सबसे ज़्यादा ऑनलाइन लेन देन हमारे यहीं किए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, हाई स्पीड रेल में सरकारी निवेश बढ़ रहा है। खैर हकीकत कुछ भी हो, लेकिन करंट में चल रहा है। रोडें जो है गड्ढे काफ़ी हो रहे हैं हकीकत में देखा जाए तो, लेकिन सरकार जो है काम कर रही है। विश्व लेवल पर तो दिख रहा है। ठीक है, चलो ये मजाक की बातें थी, इनको ज़रा सीरियस ना लीजिएगा। सरकार एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभा रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर हम आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। यदि आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, लेक्चर से रिलेटेड या फिर अदर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। कीवर्ड्स की यदि हम बात करें तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा इसमें, सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट मोटिव, मिक्स्ड इकॉनमी, रिसोर्सेज एफिशिएंटली। अब नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहने वाला है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड 5 ईयर प्लान्स पर। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करेंगे। जल्दी मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर। आप लोगों को ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो बिल्कुल इजी वे में और फ्री कंटेंट मिलता रहेगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अब इस वीडियो को दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं।